के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष जीवन एवं कर्म पद के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम के साथ आप सबका ग्रुप में स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मेरे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी अनुपमा दुबे तिवारी जी हैं। उनके द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी। रंग और उल्लास का ये त्योहार होली आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, हम सभी की यही शुभकामनाएं हैं। अनुपमा जी, आज कार्यक्रम का प्रारंभ विप्रचित और सिंहिका के पुत्र राहु से करते हैं, जो वर्तमान में अपनी उच्च राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं। एक तरफ उनको छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है और दूसरी ओर उन्हें काल पुरुष का दुख भी कहा गया है। दुख, शोक, पाप और दुर्भाग्य के प्रतीक राहु और केतु को ग्रहों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाने के क्रम में चंद्रमा 2 बार क्रांति वृत्त यानी एक्लिप्टिक को क्रॉस करते हैं। यही जो जहां पर वो क्रॉस करते हैं, यही 2 पॉइंट्स राहु और केतु कहलाते हैं। तो चंद्रमा एक्लिप्टिक को महीने में 1 बार क्रॉस करते हैं, परंतु हमेशा सेम पॉइंट पे क्रॉस न करके अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस करते हैं। यानी राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। ये गति ऑसिलेशन टाइप की होती है कि कभी 4 कदम आगे गए, 2 कदम पीछे गए। तो अगर इस ऑसिलेशन के हिसाब से हम उनकी गति को निकालें तो वो प्रतिदिन 3 मिनट 11 सेकंड वक्र दिशा में इनकी गति होती है। और राहु का रंग होता है अल्ट्रावायलेट और केतु का रंग होता है इंफ्रारेड। तो किसी आकाशीय पिंड को हम ग्रह तभी कहते हैं जब उसमें गति हो और उसका कोई अपना रंग हो और उसका सृष्टि पर कोई प्रभाव पड़ता हो। तो ये तीनों पॉइंट्स देखिए तो राहु और केतु के संबंध में लागू होते हैं कि वो उनकी एक गति है, वो ऑसिलेट करते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, यही उनकी गति है। उनका रंग भी है और राहु केतु हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं ये तो हम सबको मालूम है। तो इसीलिए इनको हम ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे दर्शक अभिसार वत्स जी का ले लेते हैं। इनका कहना है कि मैं अभी ग्रुप में नया हूँ, साथ ही ज्योतिष भी सीख रहा हूँ। ये मित्र ग्रहों और शत्रु ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं। इनका प्रश्न है कि पत्रिका में कैसे जाने कि मित्र और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए मनीषा जी, नैसर्गिक रूप से तो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं और शुक्र, शनि और बुध आपस में मित्र हैं। परंतु अगर किसी को अपनी पत्रिका में देखना हो कि किस ग्रह का कौन मित्र होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है कि आप जिस ग्रह का मित्र जानना चाहते हैं, मित्र या शत्रु जानना चाहते हैं, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को प्रथम भाव में रखिए। जैसे अगर मेरे प्रिय ग्रह गुरु की अगर हम लोग बात करें तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। तो अगर धनु को हम लोग लग्न में रखते हैं तो उससे 3रा, 6वां, 7वां, 10वां और 11वां भाव जो होगा, यानी उस भाव के जो भावपति होंगे वो गुरु के शत्रु होंगे। और बाकी सभी जैसे 2रा, 4था, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां भाव, इनके जो भावपति होंगे वो जो लग्न में ग्रह है उसके मित्र होंगे। तो अगर जैसे अभी हमने गुरु की बात की, तो गुरु की धनु राशि अगर लग्न में हो गई तो दूसरे भाव में आएगी शनि की राशि, तो वो तो मित्र हो गए। और तीसरे भाव में भी शनि की राशि आएगी तो वो तो शत्रु का भाव हो गया। तो ऐसे ग्रह, इस टाइप की अगर स्थिति बनती हो तो ऐसे ग्रह सम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है कि मूल त्रिकोण राशि किसी ग्रह की केंद्र लग्न में रखिए। और फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ कि 3रा, 6वां, 7वां, 10वां और 11वां भाव, इनके जो भावपति हैं वो उसके शत्रु होंगे और बाकी सारे ग्रह इनके मित्र होंगे। अभिसार जी, कोई भी ग्रह शत्रु या मित्र नहीं होते। हमारे कर्म ही हमारे मित्र या शत्रु हैं। ये मेरे दुश्मन, तुझी ने दी मुझे जिंदा दिली, मैं अगर जिंदा रहूं
तू भी सदा जिंदा रहे। अनुपमा जी, ग्रह जब मित्र या शत्रु होते हैं तो उनसे हम प्रभावित होते हैं, साथ ही जब ग्रह पीड़ित हो जाते हैं तब भी उनका सकारात्मक फल हम प्राप्त नहीं कर पाते। जी मनीषा जी, ग्रह अगर पाप प्रभाव में होंगे या पीड़ित होंगे तो वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे। वो चाहे कितने भी शुभ ग्रह हों, अगर पीड़ित हो जाते हैं तो उनका पूर्ण प्रभाव हमको नहीं मिलता है। ये इसी तरह से है जैसे कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा हो पढ़ने में और बहुत उसने तैयारी की हो, परंतु अगर परीक्षा भवन में उसके बगल में कोई ऐसा छात्र बैठ जाता है जो कि बहुत शरारती हो, उसको लिखने ना दे, तो उसके पास उस छात्र के पास बहुत कैपेसिटी होते हुए भी वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसी तरह ग्रहों के साथ भी होता है कि अगर किसी शुभ ग्रह के साथ राहु या केतु बैठ जाएं या शनि बैठ जाएं, जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, ये कितने भी शुभ हों कुंडली के अनुसार, परंतु अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो कुंडली देखते हुए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी ग्रह को, जैसे चंद्रमा को देखते हैं कि वो कुंडली के हिसाब से बहुत शुभ है, परंतु अगर वो पीड़ित है तो वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। पिछली बार आपने युवराज बुध के कारकत्व पर प्रकाश डाला था। इस बार ज्ञान और धन के कारक ग्रह बृहस्पति के कारकत्व से हमारे दर्शकों को परिचित करवाएं। बृहद धनपति अर्थात जो बृहद हैं, विशाल हैं, जैसे हम सबको आकाश आच्छादित किए हुए है, उसी तरह देवगुरु देवानांश ऋषिनांश गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति यानी गुरु, गुरु का अर्थ होता है विशाल। तो बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं एवं सबसे शुभ ग्रह भी हैं। इनकी गति मध्यम है। ये हमारे शरीर में आकाश तत्व को कंट्रोल करते हैं। आकाश तत्व में ही सारे तत्व समाये हुए हैं। ये ज्ञान, धन, परिवार, बड़े भाई, पति, धर्म, लाभ इत्यादि के कारक हैं। मोटापा, चर्बी, लीवर के भी कारक गुरु हैं। कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों के कारक गुरु हैं। इस तरह हम जान सकते हैं कि गुरु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये सबसे शुभ ग्रह हैं, परंतु किसी किसी कुंडली में ये मारक भी होते हैं। तो जिस कुंडली में ये मारक होते हैं, ये आसान मृत्यु देते हैं। विष्णु भगवान के 9 अवतारों में से वामन अवतार गुरु के ही अवतार माने गए हैं। गुरु का रंग पीला है। पीला रंग पॉजिटिविटी को लाता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। हम सबके ऊपर महादशा अंतरदशा का भी प्रभाव ज़्यादा होता है या गोचर का? किसी ग्रह की महादशा एक लंबे समय के लिए होती है। तो वो ग्रह जिस भाव का कारक है, जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उसके परिणाम देने के लिए उसके पास एक लंबा समय होता है। यानी उसके पास, उस ग्रह के पास जो एनर्जी होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रह के पास एक लंबा समय होता है। इसके मुकाबले अंतरदशा का समय थोड़ा कम होता है। तो अंतरदशा के परिणाम हमको जल्दी प्राप्त होते हैं। तो कोई कार्य अगर होना है तो महादशा अंतरदशा का संबंध आपस में किस तरह है, उसके अनुसार फिर वो कार्य होता है। तो अगर ग्रहों की जैसे महादशा अंतरदशा की परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कोई कार्य होने की संभावना दिख रही है और गोचर में भी ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो उस कार्य के अनुकूल है, तो वो कार्य जरूर होगा। तो मुख्यतः तो महादशा और अंतरदशा ही मायने रखती है, परंतु गोचर के ग्रह उस कार्य को करने के लिए या वो कार्य होगा ही, ये दिखाने के लिए उनकी मुहर लग जाती है। तो सबका अपना अपना महत्व है, परंतु महादशा अंतरदशा इसको हम कह सकते हैं कि 75% उनका योगदान रहता है और आखिरी का 25% यानी मुहर लगाने का काम गोचर के ग्रहों का होता है। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। आपके समझाने का ढंग मन मोह लेता है। आपका हृदय से आभार। दर्शकों से भी आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य दर्शक भी इससे लाभ ले सकें।
साथ ही अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिनका जवाब आगामी कार्यक्रम में अनुपमा जी द्वारा दिया जाएगा। होली के रंग आप सबके जीवन में खुशियों के रंग बिखेरें, ऐसी हम सबकी कामना है। धन्यवाद। आप सभी को होली की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।